नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम विजन आईएएस की 15 महीनों की मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं। एक एक मैगजीन लेकर मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि आप इन्हें कैसे तैयार करेंगे। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, नई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शुरुआत की 2-3 वीडियोज़। क्यों? क्योंकि उन शुरुआती वीडियोस में मैंने बताया है कि मैं किस विज़न के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। विज़न मतलब ये विज़न आईएएस वाला नहीं, मैं किस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं क्यों किसी टॉपिक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्यों बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ रहा हूँ। ठीक है? ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, साथ ही साथ आप शुरू से कवर कर लेंगे सब कुछ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर महीने की मैगज़ीन आप खोल लीजिए और चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ महत्वपूर्ण हैं। देखिए जी, पहला सेक्शन होता है पॉलिटी और गवर्नेंस। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको आप निवारक निरोध हिंदी में कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। 2021 में ही शायद इस पे 2 क्वेश्चन इसी के आसपास घुमा फिरा के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि यह प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, निवारक निरोध है क्या, क्यों है। थोड़ा सा बेसिक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो निवारक निरोध क्यों है, क्या है, इतना आप जान गए। मतलब क्यों लाया जाता है इसको, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी इसके अंदर की क्या बात है, यानी कि निवारक निरोध की क्या प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर दिया है बिना कुछ बताए, तो ये कब तक चलेगा, कब तक उसे, हालांकि इसमें भी है कि बिना बताए कैसे कर देंगे। समझ रहे हैं ना। तो कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको आप समझिए कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितने समय में हमें मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना है, कानून में कौन सी बातें की गई हैं, अगर हमें किसी खास दिन से ज़्यादा आगे क्रॉस करनी है लिमिट, किसी व्यक्ति को और रिटेंशन में रखना है, तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। ये सब कुछ आपको जानना है और बस इतना जान लेंगे आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे मैंने ऑलरेडी टॉप 500 में कवर किया हुआ है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद, इसे हमने कवर किया हुआ है। लेकिन फिर भी आपको इसे अच्छे से तैयार करना, इस मैगज़ीन में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। राज्यपाल को अगर आप देखें तो 2-3 बातें हैं। राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। अगर आपने ये चीज़ तैयार कर लिया, बस हो गया। उसके आगे पीछे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हैं और भी चीज़ें, लेकिन महत्वपूर्ण यही बात है। मंत्रिपरिषद, अब चूंकि राज्यपाल के साथ मंत्रिपरिषद जुड़ा है, तो सीधी सी बात है, ये राज्य की बात हो रही है, राज्य सरकार में जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बात हो रही है। तो राज्यपाल का मंत्रिपरिषद से क्या रिलेशन है, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। प्रश्न बनता है कि राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, नए नियम बनाते हैं, इनको हटाते हैं, क्या ये बातें सही हैं। इस तरह की कुछ सेंटेंस, कुछ कथन या कुछ शब्द इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसे आप देख लीजिए। बाकी मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक आप जान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो पॉलिटी में फ़िलहाल इसमें ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद से आईआर पे आ जाइए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि आगे फिर ये आएगा सिंधु जल संधि। महत्वपूर्ण है, पहले भी प्रश्न आए हैं, प्री में भी, मेंस में भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने पिछली बार नहीं बताया था, ध्यान शायद था या नहीं भी था, मैं ये सोच रहा था कि आगे तो आ ही रहा है, फिर बताएंगे। तो देखिए क्या है। सिंधु जल संधि को पढ़ते समय आप पहले देखिए कि इसका टाइम पीरियड क्या है, किन देशों के बीच में हुआ है। अगर इतना भी नहीं पता है तो इसका मतलब आपने कभी सुना ही नहीं है, आपको दिक्कत है, फिर अच्छे से पढ़ना चाहिए। और तो भारत पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है। और आपने जान लिया कब, टाइम पीरियड क्या है। इसमें मध्यस्थता किसने की थी, उस संस्था का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि पश्चिमी नदियाँ, पूर्वी नदियाँ, ऐसे डिवीज़न कर दिया गया है, किस पर किस देश का अधिकार रहेगा, उसके मतलब पानी पे, जल पे, और किस हद तक पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वाला हिसाब किताब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी को लेके ज़्यादा विवाद हो जाता है। ठीक है ना। तो सिंधु जल संधि में ये आप जान जाएंगे, काम आपका हो जाएगा। एफएटीएफ, इसके बारे में मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए लेके आया हूँ इसको, कि आप देख लीजिए, मैंने पहले ही बताया कि इसको कैसे तैयार करना है, समय बचाते हैं। बाकी इंटरपोल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत की ओर से कौन सी संस्था इंटरपोल से जुड़ी होती है, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है।
ठीक है। बाकी इंटरपोल अपने आप में क्या है, इसका नेचर क्या है, कैसे काम करता है, ये सब आपको देख लेना है। फिल्म में अगर आप देखते होंगे तो इंटरपोल की चर्चा खूब होती है। कोई क्रिमिनल है, भाग रहा है यहाँ से जाके दुबई में या किसी और देश में फंसा हुआ है, तो इंटरपोल आपको दिख जाएगा ये नाम, और इंटरपोल में कुछ पुलिस भी दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे काम करता है बेसिकली, और देशों की पुलिस के साथ कैसे सहयोग होता है, ये भी देखना है। अब आइए, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस महीने। सबसे पहले यह डिजिटल मुद्रा के बारे में आपको अच्छे से जान लेना चाहिए कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, जब से क्रिप्टो करेंसी चर्चा में आया है तब से पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इससे संबंधित उपाय किए जा रहे हैं। हमारे देश में क्या है, सरकार ने कभी इजाज़त देने की बात सोची, कभी बैन लगा दिया, कभी कुछ, बाद में एक ये रहा कि हम खुद ही कर लेते हैं अपना डिजिटल मुद्रा, ठीक है। तो इसकी क्या खासियत है, यह कैसे काम करेगी, सरकार ने अभी तक इसके बारे में क्या किया है, ये सब थोड़ा थोड़ा आप करके बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये कहाँ गया, ओपन नेटवर्क, हाँ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये ONDC क्या है, इसके बारे में बस ये जो क्वेश्चन है ना, यह क्या है, इसी का जवाब अब अगर आप अच्छे से खोज लें तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जानना है। इसके अलावा देखिए, आगे मैं बता देता हूँ यहीं पे कि नोबेल पुरस्कार के बारे में अगले महीने की मैगजीन में बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ अर्थशास्त्र की बात हो रही है, बाकी तो अभी और बचे हुए हैं। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, आगे क्या टाइम ख़राब करना। नोबेल पुरस्कार का बेसिक आप जान लीजिए, कब से शुरू हुआ, हालांकि वो सब नहीं आता है क्वेश्चन, वो सब नहीं आता। अलग अलग विषयों में ना, अगर आप PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नाम महत्वपूर्ण है कि किस व्यक्ति को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन UPSC के लिए नाम से ज़्यादा वो चीज़ महत्वपूर्ण है जिस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं नोबेल पुरस्कार, पूरी दुनिया में एक, कि इस फील्ड में जैसे इकोनॉमी में बहुत सारा काम हुआ होगा, लेकिन किस काम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कमेटी के द्वारा, उसको दिया जा रहा है, तो काम क्या है हमें पता होना चाहिए। तो अलग अलग विषयों में अलग अलग कंसेप्ट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस में, शांति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ऐसे आप देखेंगे तो उस कंसेप्ट को समझ लीजिए बस। व्यक्तियों के नाम अगर भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर आप PCS के लिए तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे ये, हाँ, अरे हाँ हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो नोवेल वाला है ना, इसमें भारत में यहाँ पे लिस्ट मिलेगी आपको, भारत में किस किस व्यक्ति को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी एक लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी बहाने वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आपने कहाँ गया, इसमें से खोजिए ज़रा, एक राष्ट्र एक उर्वरक कहाँ है, यहाँ है ना। आपने नाम सुना होगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक कार्ड, ये दोनों अलग है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ऐसे ही एक राष्ट्र एक उर्वरक, ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, कृषि से संबंधित है और महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए कि इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों यह लाया जा रहा है, क्योंकि उर्वरक से संबंधित सरकार सब्सिडी भी देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, इसमें सही लाभार्थी तक उर्वरक कम दाम पे नहीं पहुंच पाता, ये भी समस्या है। तो क्या यह उपाय उस समस्या को दूर कर पाएगा, तो उसके लिए समझना पड़ेगा ना कि एक राष्ट्र एक उर्वरक है क्या, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। बाकी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो देखिए मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है आपको, ये टॉप 500 सीरीज़ में, उम्मीद है कि आप फॉलो कर होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज़। तो उसमें भी है और यहाँ भी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या देखना होता है, सबसे मेन जो बात है वो यही है कि वो उस लिस्ट को आप याद कर लीजिए जिसमें बताया गया कि इन इन फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, ठीक है, MSP लागू होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है ना, वो देख लीजिए। बाकी बेसिक, कौन इसकी घोषणा करता है, कौन सा मंत्रालय लागू करता है, उसे भी आप देख लेंगे, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से ये कहाँ गया लूप, डूम लूप क्या होता है जी, आपने सुना है पहले कभी, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए और आंखों से जाकर देख लीजिए और पढ़ लीजिए, सिर्फ इतना ही जानना है कि डूम लूप क्या होता है, थोड़ा सा जान लेंगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें UPSC शब्द दे देती है और बताती है, पूछती है कि बताइए क्या है, किससे संबंधित है। वैसे ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि डूम लूप दे दिया गया, नीचे दो तीन चीज़ें दी गई हैं, बताइए कौन सा सही है, कौन इससे संबंधित है। तो इस तरीके से आप इसे देख लीजिए। बाकी भारतीय गुणवत्ता परिषद, इसके बारे में आप देखिए कहाँ है ये, यहाँ है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद क्या है कि आप सिर्फ इतना देखिए कि भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब हुई थी और किस मंत्रालय के तहत आता है और क्या इसका काम है। बस इतना अगर आपने देख लिया आपका काम हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे यहाँ से। इसी तरह का काम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमेटी का। इसी तरह से का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण है। इसको गुणवत्ता परिषद को मिक्स मत कर दीजिएगा, मतलब ऐसे ही बात पे बात आ गई तो मैंने कह दिया, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है किससे संबंधित है, इसका काम क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। तो उसका काम देख लीजिए, किससे संबंधित संस्था है। किससे मतलब किसी संस्था से संबंधित है ये, ठीक है। इसमें भारत है कि नहीं है, इसको भी आप देख लीजिए। बस इतना जान जाएंगे, बात समझ में आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है ये, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए सिक्योरिटी में, देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी में देखिए डर्टी बम कहीं लिखा है, डर्टी बम यहाँ लिखा है। ये क्या है डर्टी बम? सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डर्टी बम अक्सर चर्चा में रहता है, बताइए क्या है। या डर्टी बम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या है। ऐसे दोनों नज़रिए से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों का जवाब आप आसानी से ले पाएंगे जब आपको पता होगा कि यह है क्या। सिंपल जानिए तो ज़रा। आप सिक्योरिटी की तरफ देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, लेकिन आइडिया नहीं लगाना, इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक। बाकी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ये इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यह क्या है? CSTO। अभी नाटो के बारे में हमने पढ़ा था पिछले मैगजीन में, इसको आप देखिए क्या है ये सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ठीक है जी। इसको इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। कौन कौन इसमें मेंबर हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे तो काम चल जाएगा। बस ये भी देख लीजिएगा कि भारत इसमें है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत इसमें शामिल है या नहीं शामिल है, बताइए। बाकी पर्यावरण में आप आएंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि यह गुफा कहाँ है, मावमलुह गुफा कहाँ है, क्योंकि इसमें कई सारी रिसर्च हुई थी, कई सारी चीज़ें यहाँ पता चली थी, तो महत्वपूर्ण है ये कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर ये जब आप इसको खोलेंगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगी, एक हेडिंग मिलेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं IUGS। ये मैंने साइड में कॉपी पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसी को देख के बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने से पहले मैंने खुद इस मैगज़ीन को पढ़ा है एक बार अच्छे से, ताकि सेलेक्ट किया जा सके कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। जो लोग शुरू से फॉलो करें उनको तो पता ही है। तो इसे आप देखिए, IUGS के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। इसका काम क्या है, मुख्यालय वगैरह, स्थापना कब हुई, बस बेसिक सा काम इसका क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत इसमें है कि नहीं है, अगर ये मिल जाए तो ठीक है, उसको भी देख लीजिए। बाकी मैंग्रोव वाला कहीं दिख रहा है आपको, स्टेट ऑफ मैंग्रोव 2022, यहाँ देखिए मैंग्रोव पे प्री मेंस में क्वेश्चन खूब आते हैं। तो ये मैंग्रोव के बारे में आप कई तरीके से देखिए एक तो रिपोर्ट है, थोड़ा बहुत जान लीजिए। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि भारत में मैंग्रोव किस किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। या फिर मैंग्रोव अपने आप में एक मतलब जो पौधा है मैंग्रोव का, उसकी विशेषताओं को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसकी जड़ें कैसी होती हैं, किस तरह के वातावरण में वो मतलब विकसित होता है, उसका लाभ क्या है तटीय सुरक्षा को लेकर के। तो मैंग्रोव के बारे में विस्तार से आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे हर साल UPSC 1 या 2 प्रश्न वनस्पतियों से पूछ रही है। तो खूब, ऐसा नहीं है कि किसी साल गैप हो जा रहा है, खूब पूछ रही है, घुमा फिरा के पूछ रही है। तो मैंग्रोव की विशेषताओं को आप अच्छे से तैयार कर लें। बाकी रिपोर्ट में जो बेसिक बातें हैं उनको तो आप तैयार कर लेंगे, ज़्यादा डाटा नहीं याद करना, ठीक है। और बढ़ते घटते क्रम में आप देख लेंगे कि किस तटीय राज्य पे में ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है और कहाँ कम पाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद से इसी में इस टॉपिक को जो आप खोलेंगे ना मैंग्रोव वाला, तो वैश्विक क्या नाम है इसका, वैश्विक मैंग्रोव गठबंधन एक टॉपिक मिलेगा इसी के तहत, उसे भी थोड़ा सा जान लीजिए, बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लेड के बारे में, सीसा विषाक्तता कहीं लिखा है, इसका कोड बता रहा हूँ 5.5.9, ये इसी को ढक रखा मैंने, यही पे तो है, ठीक है। तो लेड पॉइजनिंग क्या है, इसे आप समझ लीजिए एक बार।
सीसा विषाक्तता से क्या असर होता है सेहत पर, मनुष्यों की सेहत पर, पर्यावरण की सेहत पर। इससे आप समझ लीजिए बेसिक सा, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस इतना ही जानकारी आपके लिए बहुत मददगार होगी। आगे बढ़ते हैं। एक है यहाँ पे कहाँ कि असिस्टेड, ये असिस्टेड नेचुरल, ये क्या है जी, रीजनरेशन। हाँ हाँ, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है, मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, रीजनरेशन, ठीक है। इसको कहते हैं ANR। यह क्या है, इसके बारे में सबसे पहले ये आपको यही जानना है कि यह क्या है, ANR क्या है, इसका उपयोग कहाँ है, यह किस तरीके, इसकी प्रक्रिया क्या है, बस इतना जान लेंगे काम आपका हो जाएगा, बहुत रिसर्च नहीं करना, ठीक है जी। इसके बाद सोशल इश्यूज़ में आप आ जाइए। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, एक मिनट रुकिए, हाँ नीचे आ जाइए। ये देखिए भारत में पोषण सुरक्षा, यहाँ पे नीचे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। मैंने पहले ही कहा है, कई बार कह रहा हूँ कि खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता जा रहा है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। तो इसे आप खोलेंगे और पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में यहाँ पे दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा। इस सूचकांक को थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िए, क्योंकि जब ये सूचकांक आया था तो एक तरह से बहुत निंदा हो रही थी सरकार की, सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत में भूखमरी बढ़ रही है, बेसिकली वे इसमें है, तो क्यों बढ़ रही है, और साथ ही साथ ये जानिए कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बातें कौन कौन सी हैं जिनको ध्यान में रख के रिपोर्ट तैयार की जाती है। और सबसे जो पहले मुझे कहना चाहिए था कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी कौन करता है, वहाँ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले आया है नहीं पता, लेकिन आते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस खूब आते हैं, ठीक है ना। तो उसे ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद आया ही होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा तो उसे तैयार कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं सीधे हम इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये बताइए कि ये फ्लक्स ईंधन क्या होता है, फ्लक्स फ्यूल क्या होता है, इसका उत्तर खोजिए, इम्पॉर्टेंट है। बस इतना जानिए कि फ्लक्स फ्यूल का मतलब क्या है, उसके आगे पीछे थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ ये सरसों के बारे में आपको पता, मैंने GM क्रॉप्स की बात की थी ना, आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों कहाँ है पता है, यहाँ नीचे देखिए 7.7.9, आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों। अब इसी के बहाने सरसों का तो आप पढ़ेंगे ही, इस पे सरसों पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, पिछले मैगजीन में मैं जिसकी बात कर रहा था ना, वो यही सरसों को ही लेकर ही UPSC ने पूछा था, ठीक है। तो सरसों, बैगन और कपास, इस तरह के कुछ GM फसलें हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए। और GM फसलों के बारे में पहले ही एक टॉपिक आया है, उसमें मैंने विस्तार से बताया कि कैसे कैसे आप इन्हें तैयार करेंगे, उसे आप देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में ज़रा आ जाइए। यहाँ पे टीवी के बारे में मैंने बताया था, अभी निकला है सामने से एक, तो थोड़ा सा याद दिला दिया, उसे आप देख लेंगे। तो इसमें क्या है, आर्ट एंड कल्चर में आप महाकालेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानिए, कब बना था, क्या विशेषताएं हैं, ठीक। इसके अलावा भारत में मुद्रा शास्त्र, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारत में मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र पे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग मुद्राओं को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखिए परिशिष्ट में एक कमाल की चीज़, शायद वो वही होगी, मुद्रा शास्त्र वाला है कि क्या है, एक बार देख लीजिएगा, शायद वही है, इसको आप देखेंगे पता चलेगा। यहाँ आते हैं अभी स्कीम्स में, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये वाली PM किसान, इसके बारे में मैं पिछली मैगजीन में एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा था, वो पैसे वैसे को लेके। इसे आप कैसे तैयार करेंगे, कब शुरू की गई, कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल है, और किसानों को कब कितना कितना पैसा दिया जाता है, ये बस आप देख लीजिए कितनी किस्तों में दिया जाता है, ये हो गया, इतना ही है। ये PM किसान में ही शायद ऐसा है कि पैसे दिए जाते हैं, कि PM किसान और किसान सम्मान, हाँ हाँ ठीक ठीक, सम्मान निधि वही है। तो बस इतना देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी वो क्या कहते हैं, मैप वाला है भारत और विश्व का, उसको देखना है।
और परिशिष्ट में वही मुद्रा संबंधी इतिहास दिया गया है, उसे आप पढ़ेंगे, बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि ये 2-3 महीने पहले से शुरू हुआ है और ये परिशिष्ट में बाकायदा एक टॉपिक की नोट दे देते हैं अच्छे से, उसे आप तैयार कर लेंगे, एक टॉपिक वहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। कम पढ़िए लेकिन ज़रूरी चीज़ें पढ़िए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।